अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में कई बड़े आतंकी हमले सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर की चुप्पी की वजह से मुमकिन हुए, तो आप मानोगे? पता नहीं, बट फ़िल्म धुरंधर मैंने देखी और मुझे लगा कि मैं उसके बाद रिव्यू दूँगा कुछ, बट रिव्यू तो क्या देना, बहुत लोगों ने रिव्यू दे दिए हैं। मुझे लगता है मुझे आपको वो चीज़ बतानी चाहिए, वो हाइलाइट बतानी चाहिए, जो उसमें दिखाई गई है, जिससे कई लोगों का व्यू चेंज हुआ होगा। आई थिंक वो एक आई ओपनर है। इस फ़िल्म में मैं बोलूँगा कि हमारे सिस्टम, राजनीति और मीडिया, सभी चीज़ों का एक मिला-जुला एक पूरा नैरेटिव है और उसको बहुत ही खूबसूरती से उसकी सिनेमैटोग्राफ़ी है की गई है, स्क्रीन प्ले किया गया है। तो देखने में और समझने में अच्छा लगता है और समझ आता है। फ़िलहाल नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं वी मस्ट टॉक इंडिया। आज हमारा कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बात करने को। मैंने बोला था कि मैं धुरंधर मूवी पे कुछ रिव्यू दूंगा, बट आई थिंक बहुत सारे रिव्यूज़ आप देख चुके होंगे, हो सकता है मूवी भी देख चुके हो। बट जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि इस तरह की मूवीज़ आती हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सिनेमा हॉल में जाके देखो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कुछ उस पर्दे पे कुछ अच्छी समझ आएँगी, कुछ अच्छे से दिमाग में जाएँगी। क्योंकि इस तरह की मूवी में ना बहुत सारे फैक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि ये ट्रू इवेंट्स पे बोला है उन्होंने, तो आई थिंक इसको देख सकते हैं आप लोग। एक बार तो आप जा ही सकते हैं। पहले तो ये रिव्यू नहीं है, ये जस्ट हाइलाइट है, मैं बोलूँगा एक छोटा-सा एनालिसिस है। अ, और इसकी शुरुआत मैं ऐसे करूँगा कि आतंकवाद जिस पे ये मूवी है, वो कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो ऑल ऑफ सडन हो जाता है। ये सालों की प्लानिंग का नतीजा होता है। और फ़िल्म जो है, ये जो धुरंधर मूवी है, ये धीरे-धीरे एक-एक परत आपको खोल के दिखाती जाती है। और आपको समझ आएगा कि हाँ, सच में ये 1 दिन या 2 दिन या हफ़्ते भर की प्लानिंग से नहीं होता, महीनों, सालों की प्लानिंग से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। चाहे वो 26/11 हो या पार्लियामेंट अटैक हो या पुलवामा हो, ये सारी चीज़ें ऐसे ही की जाती हैं। फ़िल्म में आप क्या-क्या देखोगे? बंद कमरे में मीटिंग्स देखोगे जहाँ पॉलिटिशियंस हैं, अफ़सर हैं, वो सारे लोग कुछ फ़ैसले ले रहे हैं। और तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे फ़ैसले ले रहे हैं, देश में एक अजीब-सी एक एक अजीब-सा अनरेस्ट है, बट वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। कुछ अलग-अलग तरीके की डिसीज़न मेकिंग हो रही है। तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो 2004 से लेके और 14 तक के इवेंट्स हैं, उसमें गवर्नमेंट कर क्या रही थी? गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ था, बट उन्होंने किया क्या? मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे उँगली नहीं उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मूवी ने साफ-साफ ये दिखाया है। हमें आपको समझ आ जाएगा कि ये किसी न किसी एक एक पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है। उस पीरियड में जिसकी भी गवर्नमेंट है, उस पे कहीं न कहीं ये सवाल आ जाता है कि हमले होते रहे, लोग मीटिंग्स करते रहे और कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ एक्शनेबल कोई डिसीजंस होते हों, ऐसा नहीं दिखाई दिया। ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, ये यही होती रही। जैसे अभी आप देख रहे हो 2014 के बाद बहुत सारे डिसीजन ऐसे हुए जिससे हमें भी परेशानी हुई, आप लोगों की भी परेशानी हुई और ग्लोबल लेवल पे लोगों की भी परेशानी हुई है। लेकिन उन परेशानियों में कहीं न कहीं एक सॉल्यूशन छिपा हुआ था, किसी न किसी चीज़ का, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ का हो, किसी भी इस तरह की चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन था। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ आप करोगे जिससे लॉन्ग टर्म के फ़ायदे आपको मिलें, तो थोड़ी कहीं न कहीं पे थोड़ी दिक्कत तो होती है। आगे हम बात करेंगे कि 26/11 के बाद भी पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। मूवी में ये साफ-साफ दिखाया गया है कि मुंबई में जो 26/11 जो 26/11 का जो अटैक हुआ था, ये पाकिस्तान से हुआ। वहाँ के लोग इसको बहुत लंबी प्लानिंग करने के बाद इसको इन्होंने अंजाम दिया और सारे सबूत थे, सारी रिकॉर्डिंग्स थी, सब कुछ था। हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके पास सब कुछ था, गवर्नमेंट के पास सब कुछ था, बट उसके बावजूद भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन उस पे नहीं हुआ। क्रिकेट उस समय चल रहा था, ट्रेड चलता रहा, बातचीत चलती रही, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया। उनको हमेशा ये रहा कि हमारी यार कोई इंटरनेशनल इमेज ना ख़राब हो जाए, हमारे जो कंट्री में जो वोट बैंक है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो ना नाराज़ हो जाए। तो यानी राजनीतिक नुकसान को हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर रखा गया।
तो ये मूवी में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा, जितने भी अटैक हुए, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे वो 26/11 दिखाया गया हो, जो भी अटैक इसमें दिखाए गए थे, इसका जो भी आप जब आप मूवी देखोगे या एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आईएसआई जो सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, सिर्फ वो अकेले इन्वॉल्व नहीं है। आईएसआई प्लस पाकिस्तान आर्मी, उसके बाद हमें हमारे सामने जो हमेशा डाला जाता है एक विलेन, हमारे हमें जो दिखाया जाता है वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को दिखाया जाता है। बट इस मूवी में आपको देखोगे कि कैसे मिडिल ईस्ट से फंडिंग हो रही थी, कैसे गल्फ बेस्ड चैरिटीज़ जो थी वो उनको सपोर्ट कर रही थी, कैसे आर्म डीलर्स अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे थे कि बंदूकें आती हैं चाइना से, सॉरी रसिया से, अमेरिका से, तो उन पर पाकिस्तान की मार्किंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पता ही ना चले किसने कराया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह आपको देखने मिलेंगी कि कोई भी अटैक, किस तरह की चीज़ ऐसी होती है तो उसमें सिर्फ अकेला एक कंट्री पाकिस्तान, अकेली एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, उसमें एक पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो आर्म डीलर्स हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का ऑयल इकोनॉमी हो, सब कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आइडियोलॉजी, पैसा, आपका जियो पॉलिटिक्स, सब कुछ होता है। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा एनजीओज और फॉरेन फंडिंग, कि एनजीओ और फॉरेन फंडिंग का एक सेंसिटिव टॉपिक है, ये भी आपको दिखाई देगा इसमें। वो कैसे दिखाई देगा कि कैसे फॉरेन फंडिंग होती है, कैसे फॉरेन फंडिंग हो रही थी आर्म्स के लिए, कैसे फॉरेन फंडिंग हो रही थी कश्मीर या फिर इंडिया में या फिर अक्रॉस जहाँ भी उनको टेरर अटैक करने होते हैं, कैसे वो फंडिंग होती है। डायरेक्टली तो कोई पैसा कहीं भेजता नहीं है और भेज भी नहीं सकता, तो वो कैसे होती है, वो एनजीओ के ज़रिए घूम के आता है कि वो पाकिस्तान से पहले वो श्रीलंका जाएगा, कोलंबो जाएगा, कोलंबो से वो बांग्लादेश जाएगा, या आपका मिडिल ईस्ट जाएगा, मिडिल ईस्ट से नेपाल जाएगा, नेपाल के ज़रिए वो यूपी के कोई आपके एनजीओज़ हैं उनके ज़रिए यहाँ वहाँ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी और ये होती थी। अभी मैं बताऊँगा क्यों, कैसे होती थी। इसमें फॉरेन फंडिंग के ज़रिए आपके प्रोटेस्ट किए जाते थे, चाहे दिल्ली का वो शाहीन बाग हो, चाहे और भी जो भी आप प्रोटेस्ट देख रहे थे अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम से हो रहे थे। मोस्टली प्रोटेस्ट की जो फंडिंग है वो ऐसे ही होती है। और ये मूवी ने आपको साफ साफ बताया कि डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है। डेमोक्रेसी का दुश्मन तो यार हमारे यहाँ आप देखो तो यही हम जो अंदर लोग बैठे हैं, ठीक है, ये जो एनजीओज़ हैं जो कि गलत काम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाके काम करते हैं, जो इंडियन एक भारतीय भावना है उसके खिलाफ जाके काम करते हैं। तो 2014 के बाद आपने देखा कई सारे एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुए। वो इसीलिए हुए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो वही एनजीओज थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे, उनको टारगेट किया गया था, उनके लाइसेंस उन्होंने रद्द किए थे। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हमेशा आता रहा है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, इस पे सबने सवाल उठाए। पब्लिक चलो परेशान हुई, पब्लिक का सवाल तो आना लाजमी था, अपोजिशन ने भी सवाल उठाए, और हमारे मीडिया और मीडिया हाउसेस और हर तरीके के लोगों ने इस पर सवाल किए कि डीमोनेटाइजेशन से क्या मिला, कि आपने नोटबंदी करके गरीब आदमी को परेशान किया, बिजनेसेस ख़राब किए, इकोनॉमी आपने पूरा ख़राब कर दी इंडिया की, इस तरह के एलिगेशन लगते रहे। बट ये मूवी जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इसको क्यों किया गया, इसके बिहाइंड, इसके पीछे एक रीज़न था क्या, कॉज था क्या। आपको पता चलेगा कैसे जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो हवाला नेटवर्क पूरी तरीके से ठप हो गए थे। फेक करेंसी पे एक बहुत बड़ी मार लगी थी, क्योंकि 500 और 1000 की इसमें दिखाया है कि कैसे उसकी प्लेट्स जो होती हैं वो पाकिस्तान को मिल गई थी। तो कैसे वो 2000 करोड़ का घोटाला था, वो 2000 करोड़ की फॉरेन फंडिंग फेक करेंसी में की जा रही थी, और उसी के ज़रिए कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग, उसी के ज़रिए यहाँ पे इंडिया में जगह जगह पे प्रोटेस्ट, आर्म सप्लाई, बहुत कुछ इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज भी किया जा रहा था। इस तरह की चीज़ें हो रही थी। स्लीपर सेल्स तो फिलहाल उसकी तो क्या बात करें, वो तो आपको नज़र आ ही जाते हैं। बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं, और अभी भी उनका फेवर करने वाले लोग भी हैं, आपको दिख जाएंगे। कुछ स्लीपर सेल्स अभी भी जेलों में बंद हैं, लोग उनका गुणगान करते हैं और पूछते हैं कि ये क्यों बंद है भाई, और गवर्नमेंट का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है
इसलिए इनको बंद कर रहा है, क्योंकि ये बंदा तो भाई देश की भलाई के लिए काम कर रहा था, ये काम कर रहा था, वो काम कर रहा था। तो ये चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती अनटिल अनलेस हम बहुत ही डीप में जाके इन चीज़ों का एनालिसिस करें, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास। बट हाँ, एक मूवी जो ये क्लेम करती है कि वो सत्य घटनाओं पर आधारित है, ट्रू इवेंट्स पे आधारित है, तो हम उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च की है। अदरवाइज़ उन पे कब का कोई केस डाल चुका होता। तो फिलहाल ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हाँ, आपको मीडिया ये चीज़ें नहीं बताएगा। अच्छा, मीडिया की बात करें, मीडिया का नैरेटिव ही अलग है। जैसे आप देखोगे कुछ मीडिया हाउसेस हैं, वो टेररिस्ट को क्या बोलते हैं, मिसगाइडेड यूथ है। आर्मी एक्शन को क्या बोलेंगे, ह्यूमन राइट कंसर्न है, वायलेशन है। विक्टिम की बात वो 2 मिनट करेंगे, बट आतंकवादियों की बात, टेररिस्ट की बात वो महीनों तक चलाएंगे। तो यहाँ पे एजेंडा जो है वो मीडिया बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर है। वो किस तरीके से एजेंडा, किस तरह से नैरेटिव सेट करता है, ये नहीं पता है। तो इसको समझना पड़ता है और हमें इस तरह का गाइडेंस चाहिए होता है टाइम पे। जैसे ये मूवी में है या फिर और भी चीज़ों से कहीं ना कहीं से हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम उन्हें उन फैक्ट्स को थोड़ा डीप डाइव करें, थोड़ा पढ़ें, डिटेल एनालिसिस करें, तो हमें पता चलता है कि हाँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई सो के उठा अचानक से और आज सपना आया है कि यानी आज नोट बंद कर दो या ये कर दो, वो ऐसा नहीं है यार। बहुत कुछ इसके पीछे चलता है। एक अटैक के पीछे सालों की प्लानिंग होती है। एक डिसीजन जो लिया जाता है किसी कंट्री में, उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक प्लानिंग होती है, एक एनालिसिस होता है, उसके बाद कुछ किया जाता है। अच्छा, फिल्म क्या कहती है कि लड़ाई जंगल में नहीं, लड़ाई दिमाग में लड़ी जा रही है। इसमें आप देखोगे पहले सीन में कि कुछ लोग, जो कांधार हाईजैक हुआ था उसमें सारे बैठे हुए हैं प्लेन के अंदर, और जो अजय सान्याल जो दिखाया गया है, अजीत डोभाल टाइप की जो बंदा है, ये जाता है और वो कहता है कि हाँ, कल आप लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। और उसके बाद बोलता है भारत माता की जय, भारत माता की, तो कोई जय नहीं बोलता। तो दिखाया गया कि कैसे एक डर दिमाग पे हावी हो जाता है जब, आई मीन, पेट्रियटिज्म घर में बैठ के हर कोई दिखा लेता है, लेकिन जब आप उस फील्ड में जाते हो, वहाँ पे खड़े होते हो ग्राउंड पे, तब आपको पता चलता है कि तब वो दम देखा जाता है कि आप में कितना दम है। हमारी स्पाई एजेंसीज रॉ की बात करें या और भी कुछ हो सकता है, कैसे वो अपने एसेट्स को यहाँ वहाँ इम्प्लांट करते हैं और कैसे देश को थ्रेट से बचाते हैं, कैसे उन लोग का जीवन चल रहा होता है, कितनी कठिनाइयों भरा होता है। और हम क्या करते हैं, हमारे कुछ प्रेसिडेंट्स रहे हैं, हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल पीपल, जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने पावर में आते ही उनकी पूरी लिस्ट हमारे एनिमीज़ को दे दी थी, और ईरान हुआ या पाकिस्तान हुआ, सबको मरवा दिया था, सारे एसेट मरवा दिए थे। ये तो छुपा नहीं है, आप नेट पे जाओ, आपको मिल जाएगा इस तरह की चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये फिल्म बताती है। और मिडिल ईस्ट में इसीलिए फ़िल्म को बैन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग की बात हुई है मिडिल ईस्ट के ज़रिए, चैरिटीज़ पे सवाल उठे हैं। तो ये नहीं कि वो पाकिस्तान के फेवर कर रहे हैं इसलिए बंद की, लेकिन मिडिल ईस्ट में फंडिंग्स पे, चैरिटीज़ पे सवाल उठे हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट ने उस एरिया में कई सारे कंट्रीज़ हैं, उसमें ये फिल्म बैन कर दी है, क्योंकि दे नो वेरी वेल यार कि हाँ, ये रूट यूज़ हुए थे और होते हैं, ठीक है, और ये छुपे नहीं हैं किसी से। फाइनल मैसेज, सबसे ज़रूरी बात है कि देश को गोली बाहर से नहीं लगती है, जब अंदर से सुरक्षा कमज़ोर होती है तब इस तरह की हालात पैदा होते हैं। तब 26/11 होता है, तब पुलवामा होता है, तब पार्लियामेंट अटैक होता है, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता ये फ़िल्म किसी पार्टी के लिए है या किसी सोच के ख़िलाफ़ है, किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी की पूरी फ़िल्म नेशनल इंटरेस्ट में है, फैक्ट्स बताती है, और ये हमारी आंखें खोलती है। इससे ना आई ओपनर कि चीज़ों को उस नैरेटिव से, जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ बताती हैं, जो मीडिया हाउसेस बताते हैं, उस नैरेटिव से बाहर आकर भी देखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, वो टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वो वही चीज़ बताएंगे जिससे उनके चैनल को टीआरपी मिलेगी, लेकिन आपका काम है सच ढूंढना। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपको वही चीज़ बताएंगी जिससे उनको वोट मिलेगा, जिससे वो पावर में बनी रह सकती हैं, जिससे वो कोई भी ऐसा डिसीज़न, कोई भी ऐसी बात ना बोल दें कि उनका कोई वोट बैंक नाराज़ हो जाए, तो वो नहीं करेंगे। तो आप ये सब चीज़ें सुनो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात भी सुनो, मीडिया हाउसेस की भी सुनो, बट मानो वो जो आप
एनालिसिस करते हो, जो आप डीप डाइव करते हो, जो फैक्ट्स आपको मिलते हैं, आपके जो भी फैक्ट्स होने चाहिए उसके पीछे कोई ना कोई आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एक एनालिसिस होना चाहिए। अगर वो है तो आप यकीन मानो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, शुरू से लेके लास्ट तक। मैं 2004 से 14 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब से आप पैदा हुए हो और आज तक जितने भी ऐसे इंटरेस्ट हुए हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थे या फिर जो भी टेरर अटैक थे, आपको समझ आएगा। ठीक है कि मीडिया कैसे वहाँ पे ताज में जब अटैक हो रहा था तो कैसे वो कैमरे से लाइव दिखा रहे थे, वही लाइव पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी देख रहे थे, और वो वहाँ से अपने जो उनके आतंकवादी जो उन्होंने भेजे थे ताज में, उनको बोलते हैं कि अरे वो ऊपर से 4-5 कमांडोज आ रहे हैं, जरा उन पे ग्रेनेड फेंको। मतलब वो भी आप दिखा रहे हो। कारगिल में भी कुछ हमारे रिपोर्टर थे जो रिपोर्ट कर रहे थे वो कि यहाँ पे वो फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, वो हमारी लाइव लोकेशन लीक कर रहे थे। तो हमें किसको हीरो बनाना है, किसे चुनना है, किसकी सुननी है, हमें अपने विवेक का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मूवी यही सब बताती है। ये कोई रिव्यू नहीं है, ये कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, या आप जो भी समझ लो इनको। तो अगर आपको ये जानने हैं, ये समझने हैं, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। बाकी इंटरटेनमेंट अच्छा है, गाने अच्छे हैं, एक्टिंग सबने अच्छी की है, कैरेक्टर्स का तो वही काम है। तो आप देख सकते हो, वन टाइम वॉच है, कोई ऐसी ख़राब मूवी नहीं है, अच्छी मूवी है, पैट्रियोटिक मूवी है, और मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।